आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। देखिए यूकेपीएससी एग्ज़ाम करा रहा है, आप सभी जानते हैं, तो इसमें हमारा जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यूकेपीएससी कोशिश करेगा कि उसमें अच्छे से अच्छे सवाल बनाए जाएं। ठीक है, तो उसी में मैं क्या शुरू कर रहा हूँ, अब तक हम लोगों ने इतिहास शुरू नहीं किया था और मैं इतिहास शुरू कर रहा हूँ। देखिए इतिहास अधिकतर बच्चे जो पढ़ते हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास बहुत अच्छे से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि तीनों इतिहास को एक साथ लेकर के चलूँ और तीनों की क्लासेस लगातार चैनल पर अपलोड करता रहूँ, तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहना हम लोगों के साथ। अभी जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो भारत का मध्यकालीन इतिहास जो है, मध्यकालीन भारत के इतिहास है उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहली जो हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं आज, वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण के साथ ही ये हमारा मध्यकालीन भारत जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने लेसन और आइए हम अच्छे से समझते चलेंगे कहानी को। और देखिए आप बस मेरे साथ रहिए, मैं आपको सब कुछ पूरा करा करके दूंगा, अच्छे से करा करके दूंगा। जीएस बहुत प्यारे से हम लोग तैयार कर लेंगे और आप देखेंगे कि सवाल भी हमें जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जाने पहचाने सवाल मिलेंगे, ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जिसे हम लोगों ने कभी देखा ना हो। ठीक है, चलिए मेरे साथ मैं शुरू करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ कहानी। देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के साथ। ठीक, देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो है, देखिए सबसे पहले जो आक्रमण भारत पर जो माना जाता है वो अरबी आक्रमण माना जाता है, जो हुआ था लगभग 712 के आसपास। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इससे पहले भी एक अरबी आक्रमण हो चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो अरबी आक्रमण हुआ था, सबसे प्रथम अरबी आक्रमण हुआ था जो वो लगभग हुआ था 636 के आसपास। ठीक, कब? 636 के आसपास। उस समय एक खलीफा हुआ करते थे जिनका नाम था उमर। ठीक है, खलीफा उमर के समय में 636 में क्या हुआ था, सबसे पहला अरबी आक्रमण हुआ था। लेकिन ये अरबी आक्रमण क्या था, असफल हो गया था, इसीलिए इस अरबी आक्रमण की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आक्रमण करने वाला था, अरबी आक्रमण हम लोग देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला आक्रमण करता था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम, जो कौन था, एक अरबी आक्रमणकारी था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे ऊपर जो आक्रमण हुआ वो किसका हुआ, अरबी आक्रमण हुआ और इसमें आक्रमण करने वाले कौन थे, वो मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए थोड़ा सा ढंग से देखना, अगर मैं चर्चा करूं भारत की, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा देखो, भारत का ये प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, इसके तीनों तरफ क्या मिल जाएगा आपको, पानी मिल जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है वो हिमालय से ढका हुआ है, तो इधर से आक्रमणकारी नहीं आते थे। भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, अगर हम देखें दिशा में, तो ये वाली दिशा, ये आपका पश्चिम उत्तर वाला जो इलाका है, ठीक है, ये वाला, इसे पश्चिम उत्तर जो आपका इलाका है, इस इलाके से भारत में सारे आक्रमण हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ भी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। और भारत में जो आक्रमण हुआ तो इस क्षेत्र में जो पड़ता था वो पड़ता था सिंध और मुल्तान वाला इलाका। ठीक है, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, भारत पर पहला आक्रमण किया, और जो क्या था हमारा पहला अरबी या पहला मुस्लिम आक्रमण इसे माना जाता है। चलिए ठीक है, बात को समझना, बाकी बताता हूँ। तो आपने देखा कि पहला आक्रमण कौन है, मोहम्मद बिन कासिम, जो क्या है, एक अरबी है। ठीक है, तो 712 एडी में आक्रमण किया इसने, और पहले आक्रमण करने वाला इलाका क्या था, वो सिंध और मुल्तान वाला इलाका था। सिंध और मुल्तान का जो इलाका था उस पर इसने आक्रमण किया। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भारत पर आक्रमण करने वाला ये क्या है, आपका पहला मुस्लिम अरबी शासक है। ठीक है, तो भारत तो आप बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रखना, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, और ये क्या है, अरबी है। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक जो क्या है, अरबी है। 712 में इसने हमला किया, कहाँ पर, सिंध के और मुल्तान वाले इलाके में। देखिए
इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपने एक नाम सुना होगा पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी हुआ करते थे उमैयद खलीफा, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुआ करते थे उमैयद खलीफा, तो उनका ये सेनापति था, ठीक है, ध्यान रखना जरूर इंपॉर्टेंट है कि उमैयद खलीफा का ये क्या था, सेनापति, उमैयद खलीफा का सेनापति था ये। और ये कौन थे आपके, जिन्होंने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका उत्तराधिकारी हुआ करता था ये आपका उमैयद खलीफा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक। तो इसने पहली बार इसके कहने पर ये निकला वहाँ से। और देखिए इनका जो सबसे बड़ा मेन मोटिव क्या था, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकर्ता यहाँ पर आए, पहला मोटिव था इनका धन को लूटना, लूटपाट, कि धन संपत्ति का अर्जन करना, और दूसरा क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। ये दो इनके क्या थे, मेन मोटिव थे, लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे आए, उनका मेन उद्देश्य यहाँ पर आने का सिर्फ इतना ही था, ठीक है। जब ये आया तो इसने सिंध पर सीधा सीधा क्या किया, आक्रमण किया। और उस समय सिंध पर जो राजा राज करता था वो एक राजा था, इनका नाम था दाहिर, ठीक है, हिंदू वंशी राजा कह सकते हैं, या हम लोग सिंध का राजा कहिए सिर्फ इतना कि ये दाहिर करके एक शासक था, ठीक है। सिंध पे जो शासक था उसका क्या नाम था, दाहिर। सिंध का जो शासक था उसका नाम था दाहिर, ठीक है। 712 में जब ये आक्रमण हुआ सिंध पर, तो उस समय इसका शासक कौन हुआ करता था, दाहिर इसका शासक हुआ करता था। तो दाहिर ने इसके खिलाफ विरोध किया और इसका साथ यहाँ मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर में आपस में एक युद्ध हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, रावण का युद्ध, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रावण का युद्ध पहला युद्ध है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रावण का एक युद्ध हुआ कब, 712 AD में, किस किस के बीच, दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम। और इस युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने ये युद्ध जीत लिया और इस युद्ध में दाहिर हारा, जिससे यहाँ भारत में जो है वो मुस्लिमों की एंट्री हो जाती है सिंध वाले इलाके में, ठीक है। तो 712 में इसने सिंध को जीता, 712 में इसने 713 में ये जो मुल्तान वाला इलाका है, इस मुल्तान वाले इलाके पर क्या कर दिया, अपना कब्जा करा। तो इसने मुल्तान को जीता 713 में, और मुल्तान को जीतने के बाद इसका एक नाम रखा स्वर्णनगर। मुल्तान का नाम क्या रखा, स्वर्णनगर, ठीक है, ध्यान रखना, मुल्तान का नाम क्या बदल कर क्या कर दिया गया, स्वर्णनगर कर दिया गया, ठीक है। देखिए इसके बाद इसने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करी। देखिए जब भी कोई राजा आएगा तो वो आने के बाद अपने साथ जो भी समझ, जो भी वहाँ के तौर तरीके, जो भी सभ्यता वो लेकर के आएगा, उसका कुछ ना कुछ नमूना पेश जरूर करेगा, ठीक है। उसमें इसने भी यही किया। जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने भारत में आने के बाद सिंध वाले इलाके में, मुल्तान वाले इलाके में क्या किया, सबसे पहले जो था वो दिरहम सिक्का चलाया, ठीक है, दिरहम सिक्का। पेपर में सीधा सवाल बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि दिरहम सिक्का चलाने वाला शासक कौन था, तो ये कौन है, मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था, जिसने दिरहम का सिक्का चलाया था, ठीक। इसके अलावा इसने आने के बाद खजूर की खेती यहाँ शुरू करवाई, खजूर की खेती शुरू करवाई, और खजूर की खेती के साथ साथ इसने ऊंट पालन का कार्य भी यहाँ पर शुरू करवाया, ठीक है। तो दिरहम सिक्का, खजूर की खेती और ऊंट पालन का कार्यक्रम किसने शुरू करवाया, हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे यहाँ पर ये सिंध वाले इलाके में आकर के शुरू करवाया, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल बनता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल वो क्या है कि इसने यहाँ आने के बाद, देखिए दो तरीके हैं, क्या तरीके हैं कि अगर मान लेते कि आपको कोई भी काम किसी पे भी लागू करना है तो आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, एक सीधे साधे ढंग से, दूसरा टेढ़ी उंगली करके। इन्होंने क्या कर दिया कि या तो आप इस्लाम को कबूल करिए, इस्लाम धर्म में आ जाइए, वरना एक आप क्या कर दीजिए, इस्लाम धर्म में ना रहने की वजह से आपके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, जजिया, जिसे क्या बोलते हैं, जजिया कर, ठीक है, जो एक गैर धार्मिक कर हुआ करता था। मतलब अगर आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते, अगर आप मुस्लिम नहीं है, तो आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा, आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा बनता है कि पहली बार सिंधु वासियों पर जजिया कर किसने लगाया था, ठीक है। तो ये लगाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। तो बताइए, प्रथम बार सिंधु वासियों पर
जजिया कर लगाया गया। प्रथम बार सिंधु वासियों पर जजिया कर लगाया गया। और जजिया कर क्या है? एक गैर धार्मिक कर है। ठीक, पहली बार क्या हुआ? जजिया कर यहाँ पर लगा दिया गया। ठीक, अब देखो ये मोहम्मद बिन कासिम ये था, इसमें फिर ये वापस लौटा कि कहते हैं कि इसके बाद जो खलीफा थे, जो वहाँ के राजा शासक हुआ करते थे अब आपके मध्य एशिया वाले इलाके के, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वापस लौट गया था। ठीक है, और इसका सिंध और मुल्तान से आगे बढ़ नहीं पाया, इसलिए वहीं तक कहानी जो थी वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो 715 के आसपास ये वापस लौट गया था। 715 के आसपास ये क्या हुआ? वापस यहाँ से लौट गया। ठीक, तो ये कहानी थी इसकी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसमें 2-3 सवाल महत्वपूर्ण हैं जो आते हैं। पहला सवाल क्या है? तो प्रथम अरबी मुस्लिम आक्रमणकर्ता भारत में कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। दूसरा, इसने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया। सिंध का जो राजा थे जिसके साथ इसने रावण का युद्ध करा था, दाहिर, उसे हरा दिया था। मुल्तान का नाम इसने बदल करके सुवर्णनगर रखा। इसने यहाँ आने के बाद सबसे पहले दिरहम सिक्का, खजूर की खेती और ऊँट पालन यहाँ पर शुरू करवाया। और सबसे पहली बार जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। इसने सबसे पहली बार सिंधु वासियों के ऊपर जजिया कर रोपित करा। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ समय के साथ साथ यहाँ भारत में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद अरबियों के बाद भारत में जो निगाह पड़ी वो पड़ी किसकी? तुर्कियों की। ठीक, तो भारत पर अगला कौन सा है? तुर्की आक्रमण है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारों, भारत पर तुर्की आक्रमण मैं शुरू कर देता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छा किया जाए, जितना हो सकता अपनी तरफ से मैं आप लोगों तक सारी बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारों। आपको देखिए अगर कोई भी फ़ायदा लग रहा है, आपको बात समझ में आ रही है, तो मेरे प्यारे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए यार। ठीक है, मैं दूसरों तक पहुंचना है, सब तक पहुंचना है। ठीक है, मेहनत से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है प्यारों, आओ भारत पर तुर्की आक्रमण। तो दूसरा है भारत पर अरबी के बाद कौन आए? तुर्की आक्रमण करता है। भारत पर तुर्की आक्रमण, इसकी बात करता है। देखिए तुर्की, सबसे पहली बात, ये तुर्की है कौन? ये तुर्की वो है जो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली बर्बर एक जाति हुआ करती थी, तुर्की। ठीक है, आप बता सकते हैं चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली बर्बर जाति। ठीक है, निवास करने वाली बर्बर जाति ये आपकी क्या थी? ठीक, ये आपके क्या थे? ये आपके तुर्की लोग थे। ठीक है, तुर्कियों में देखिए सबसे पहली बात, यहाँ एक तुर्की दास हुआ करता था जिसका नाम था अल्पतगीन। तो अल्पतगीन के साथ ही इन तुर्की आक्रमणों की कहानी शुरू होती है। और अल्पतगीन ने अपनी अफगानिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती थी गजनी, गजनी में क्या हुआ? अपनी राजधानी स्थापित करी और एक नए वंश की शुरुआत करी जिसे गजनी वंश या यामनी वंश कहा जाता। ठीक है, अल्पतगीन ने क्या किया? जो एक तुर्की दास था अल्पतगीन, चीन से निकला, वहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचा और अपने आप को वहाँ सेटल किया और वहाँ पर एक वंश की स्थापना करी जिसे हमने क्या बोला? गजनी वंश बोला, या इसी वंश का दूसरा नाम है यामिनी वंश। ठीक, गजनी वंश या इसी का दूसरा नाम क्या है? यामिनी वंश। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? अल्पतगीन ने अपनी राजधानी जो फिक्स करी वो करी गजनी। ठीक, जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक, जो कहाँ पड़ता? अफ़गानिस्तान के अंदर पड़ता। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ फिक्स कर दी? अफ़गानिस्तान के अंदर पड़ने वाला जो गजनी है वहाँ पर इसने अपनी राजधानी फिक्स कर दी। ठीक है, इसके बाद अल्पतगीन के बाद एक इसका ही दास हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, कहीं सुबुक्तगीन मिल जाएगा, कहीं सुबुक्तगीन मिल जाएगा, जो भी एक दास था। तो अगला गजनी का शासक कौन बना? सुबुक्तगीन बना। ठीक है, देखिए गजनी का शासक बना सुबुक्तगीन या सुबुक्तगीन। ठीक है, ये शासक बना, ये गद्दी पे बैठा और इसने, ध्यान से समझना, पहले अगर मुस्लिम, अगर हम अरबी की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम, और भारत पर पहला तुर्की
जिसने आक्रमण किया उसका नाम क्या है? सुबुक्तगीन। इसने 986 में भारत पर पहली बार 986 में भारत पर आक्रमण किया। ठीक, पहला तुर्की आक्रमणकारी अगर हम बताना चाहें तो वो सुबुक्तगीन है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, लेकिन ये भी कोई खासा यहाँ पर सफल नहीं हो पाया। इसके बाद इसी का ही पुत्र जो हुआ करता था गजनी वंश का अगला शासक, जिसका नाम है महमूद गजनवी, वो गद्दी पर बैठा और उसने गद्दी पर बैठने के बाद भारत में लगातार कई बार आक्रमण किए। ठीक है, उसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। अभी मैं इसे हटा रहा हूँ। देखिए, आप लोग बस साथ साथ मेरे चलते जाना, अच्छे से अपने नोट्स प्यारे प्यारे बनाइए बच्चा लोग। और देखिए इस बार कैसे हम यूकेपीएससी को सेट करते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद इसी का पुत्र है जो गद्दी पर बैठा, जिसका नाम क्या है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ठीक, ये बैठा गद्दी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं, हमेशा ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। अभी जो मैं बात कर रहा था कि इस वाली दिशा से, जो आपका पश्चिम उत्तर वाली दिशा है, हमेशा यहीं से यहाँ आक्रमणकारी आएंगे। और सुबुक्तगीन भी भारत में जब एंट्री करी, इसने भी उसी उत्तर पश्चिमी दिशा से एंट्री करी और भारत में प्रवेश करा। ठीक है, बात क्लियर है? भारत में प्रवेश करा। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि महमूद गजनवी भी जो है वो इसी दर्रे से यहाँ आया। देखो ध्यान से समझना, अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भारत से अलग है, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सीमा पे एक दर्रा पड़ा करता था जिसका नाम था खैबर। अब तो ये वहाँ हमारे देश में है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे एक दर्रा पड़ता है खैबर दर्रा, तो उसी खैबर दर्रे से, ठीक है, दर्रा मतलब क्या है? पहाड़ के बीच में जो संकीर्ण मार्ग होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? दर्रा बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ के बीच में संकीर्ण मार्ग को क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। ठीक, तो उसी दर्रे से, खैबर दर्रे से निकल करके महमूद गजनवी भी कहाँ आया? भारत आया। ठीक है, ध्यान रखना, सुबुक्तगीन का पुत्र है जिसने 986 में आक्रमण किया था, और महमूद गजनवी जो था वो गजनी का शासक बना 997 में। ठीक है, 997 में ये क्या बना? गजनी का शासक या गजनी की गद्दी पे बैठ गया है। ठीक है, अब देखो जरा ढंग से समझना, इसने क्या किया कि अपने शासनकाल में भारत पर लगभग 17 आक्रमण करे इसने। कितने? भारत पर 17 आक्रमण करे महमूद गजनवी ने। कितने? 17। और सबसे पहला आक्रमण इसका जो माना जाता है वो 1001 से 1027 के बीच में कुल आक्रमण है। पहला 1001 में और अंतिम आक्रमण इसका 1027 में। देखो ध्यान से समझना, कभी कभी आप लोगों को, कुछ लोगों ने शायद कोई किताब में आपने पढ़ा भी होगा कि इसका पहला आक्रमण भारत पर 1000 में हुआ। ठीक, इसी को 1000 भी लिखते हैं कभी कभी। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या था कि 1000 में इसने भारत में ना आक्रमण करना शुरू तो करा, लेकिन भारत पर पूरी तरीके से आक्रमण नहीं करा इसने। ये जो शुरुआती सीमा थी, सीमाओं पे छेड़छाड़ करना इसने शुरू कर दिया था 1000 एडी के आसपास। लेकिन ये कहा जाता है कि इसका पहला आक्रमण जो हुआ वो 1001 एडी में हुआ, जो पंजाब के ऊपर हुआ था। ठीक है, वही सिंध मुल्तान वाला इलाका, पंजाब वाला इलाका, उस वाले क्षेत्र में इसने सबसे पहला जो आक्रमण किया। ठीक है, चलिए मैं 1001 मान के चलूँगा। इसका पहला आक्रमण कब था? 1001 में, और इसका अंतिम लास्ट आक्रमण आपका कब हुआ? 1027 में। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जब इसका पहला आक्रमण होता है तो पहला आक्रमण इसका होता है पंजाब के ऊपर। उस समय पंजाब के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल। ठीक, जयपाल के साथ इसकी लड़ाई हुई, जिसे बोलते हैं बैहिंद की लड़ाई। ठीक है, बैहिंद का युद्ध। तो इसका सबसे पहला मेरे बच्चे युद्ध कौन सा है? बैहिंद का युद्ध है। और ये बैहिंद का युद्ध इसने 1001 एडी के आसपास लड़ा। किसके साथ? पंजाब के राजा थे जयपाल। पंजाब के राजा या शासक जो एक हिंदू वंशी राजा थे, जिनका नाम क्या था? जयपाल, हिंदू वंशी राजा। ठीक, जयपाल। ठीक, तो जयपाल के साथ इसने युद्ध लड़ा और जयपाल को इस युद्ध में हरा दिया इसने। ठीक है, महमूद गजनवी ने इस युद्ध को जीत लिया। महमूद गजनवी ने जीत हासिल करी, या चलो जीत हासिल ही कर देता। तो देखिए पहले क्या होता था कि व्यक्ति अपनी इज्जत ज़्यादा समझते थे।
अभी भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे ये युद्ध हुआ पंजाब वाला, तो जयपाल जब हारे, तो जयपाल की मृत्यु तो इसने नहीं करी महमूद गजनवी ने, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी हत्या कर ली, जिसे हम आत्महत्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। तो सुसाइड करा किसने? जयपाल ने। ठीक है, ध्यान रखना, जयपाल ने खुद क्या कर लिया, राजा जो जयपाल जी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके बाद वह हिंद की एक और लड़ाई हुई है जो 1008 AD में हुई है। उस समय यहाँ पेशावर वाला जो इलाका अब जो पाकिस्तान में है, उसमें एक राजा हुआ करते थे आनंदपाल। इसने आनंदपाल को भी हराया था। ठीक है, पेशावर के एक राजा थे जिनका नाम था आनंदपाल, तो इसने आनंदपाल को भी हराया था उस युद्ध में। ठीक है, इसी बीच 1006 में इसने मुल्तान पर भी आक्रमण किया था, और मुल्तान के जो राजा हुआ करते थे उन दिनों अब्दुल फतेह दाऊद, उनको भी इसने हरा दिया था। अब्दुल फतेह दाऊद, ठीक, अब्दुल फतेह दाऊद, ठीक, अब्दुल फतेह दाऊद को भी इसने हराया। और ये धीरे धीरे करता करता भारत में लगातार आक्रमण करता रहा। जैसे हमने देखा कि कुल मिलाकर के इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के दो ही मेन मोटिव थे। पहला मोटिव क्या था कि भारत में लूटपाट मचानी है, धन संपदा को इकट्ठा करना है, और दूसरा क्या है, इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार उसका हमें कर देना है। ठीक है, इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो आक्रमण है 1025 वाला। ठीक है, ढंग से देखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा आपको देखने को मिलता है। ठीक, देखिए इतिहास केवल इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि पेपर में आता है, इतिहास से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलता है अपने जीवन के बारे में। देखिए 1025 का जो इसका आक्रमण है किस पे, सोमनाथ के मंदिर के ऊपर, सोमनाथ मंदिर पे जो इसका आक्रमण है ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका माना जाता है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ठीक, उस समय जो सोमनाथ वाला इलाका है, अब जो गुजरात वाला इलाका जो है, उस समय भी गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे ये मंदिर बना था। गुजरात काठियावाड़ में, काठियावाड़ भगवान शिव का ये मंदिर है। ठीक, सोम माने होता है चंद्रमा, और सोम के नाथ यहाँ पर हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है सोमनाथ। ठीक है, कुछ कहानी इसके पीछे ये है, ये सोमनाथ मंदिर जब बना यहाँ पर, और ये देखिए ये सोमनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और जब एक बार देखिए आपने कृष्ण और उनकी एक बहन हुआ करती थी सुभद्रा, तो सुभद्रा का विवाह जो बलराम जी थे उन्होंने तय कर दिया गया था दुर्योधन के साथ। तो दुर्योधन के साथ जब विवाह तय हुआ तो सुभद्रा नहीं चाहती थी कि वो विवाह दुर्योधन से करे, वो चाहती थी कि मन ही मन अर्जुन से उसका विवाह हो। तो कृष्ण तो सब बातें जानते थे, तो कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ सोमनाथ मंदिर में और वहाँ तुम्हारी भेंट एक ऋषि से होगी, आप उसे बोल देना कि कृष्ण ने तुम्हें द्वारिका बुलाया है या गुजरात में बुलाया। ठीक है, द्वारिका में। ऐसा ही हुआ, वो वहाँ सुभद्रा गई, वहाँ उस साधु के भेष में कौन थे, अर्जुन थे। अर्जुन आए और वहाँ उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाद में आपको पता ही है कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ था, एक चक्रवर्ती और एक वीर पुरुष जिसका नाम था अभिमन्यु। ठीक है, तो ये वही सोमनाथ मंदिर है, चंद्रमा के देवता का मंदिर है। उसके पीछे एक दो कहानियाँ और हैं, कभी फिर से बताऊंगा आपको बातें। अभी आगे बढ़ाता हूँ कहानी। तो गुजरात काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। ठीक, जब इसने वहाँ आक्रमण किया तो उस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था भीमदेव। ठीक है, शासक का क्या नाम था, भीमदेव यहाँ शासक का नाम था। ठीक है, तो इसने क्या किया, भीमदेव को हराया और यहाँ से इसने सोमनाथ के मंदिर से बहुत ज़्यादा धन संपदा को लूटा। कहा जाता है कि लगभग 20 लाख दिनार यहाँ से लूटे गए थे। कितने, 20 लाख दिनार। ठीक, इसने कितने लूटे, 20 लाख दिनार लूट मचाई या लूटे। और इसने क्या किया कि जो यहाँ भगवान शिव की मूर्ति थी, भगवान शिव की मूर्ति के टुकड़े करे और मक्का मदीना और इसकी जो गजनी के अंदर मस्जिदें थी उनकी सीढ़ियों में उन्हें लगवा दिया था इसने। ठीक है, इसने क्या किया था, मक्का मदीना और गजनी के अंदर जो मस्जिदें थी उनकी सीढ़ियों में उस भगवान शिव की मूर्तियों के टुकड़े को लगवा दिया गया था इसके द्वारा। ठीक है,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि सोमनाथ मंदिर पे जो इसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, किस वर्ष में किया था? 1025 में। और ये मंदिर कहाँ पे है और किस शासक के साथ इसका उस समय युद्ध हुआ और इसने क्या क्या यहाँ पे काम किए थे। ठीक, इसका देखिए जो अंतिम युद्ध माना जाता है वो 1027 में इसका भारत पर अंतिम आक्रमण माना जाता है, अंतिम आक्रमण। ठीक है, और ये जो अंतिम आक्रमण इसका हुआ था ये आगरा के आसपास एक भैरा दुर्ग पड़ता है, जाटों के खिलाफ ये इसका आक्रमण था। ठीक है, याद रखना आगरा के निकट भैरा दुर्ग पर, आगरा के निकट भैरा दुर्ग पर जाटों के खिलाफ आक्रमण, जाटों के खिलाफ आक्रमण। ठीक है, भैरा दुर्ग पर जाटों के खिलाफ इसका वो आक्रमण देखने को मिलता है। चलिए, हमने आज देखा कि 1027 में इसका अंतिम आक्रमण हो जाता है। ठीक है, देखिए 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो मैं अगली क्लास में आप लोगों से बात करूंगा। इसके बाद इसे नहीं कुछ अलग अलग उपाधियां दी गई थी, कुछ अलग अलग बातें इसमें हैं, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप कृपया करके बातें समझना, क्लास को साथ साथ देखना, धीरे धीरे देखना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बना लेना। ठीक है, तो अगली क्लास में मुलाकात होगी, हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए मन लगा करके। ठीक है, और चलिए अपने सपनों को साकार करते हैं। धन्यवाद।